चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी पेपर 4th डीएलएड यानी कि जेबीटी फर्स्ट ईयर का। आपकी बुक का नाम है प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी यानी कि पर्यावरण अध्ययन की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र। ठीक है, ईवीएस की बुक जिसको आप बोलते हो। ये है आपका पेपर 6। ठीक है, बाकी पेपर की तरह इसमें भी क्या है, आपकी 5 यूनिट है। ठीक है, आपका सिलेबस वही 70 मार्क्स का आपका सिलेबस इसमें डिवाइड है। ठीक है, 30 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं, 70 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है। जो फर्स्ट यूनिट है वो 15 मार्क्स की है, सेकेंड यूनिट 15 मार्क्स की, थर्ड यूनिट आपकी 10 मार्क्स की है, फोर्थ यूनिट आपकी 14 मार्क्स की है और फिफ्थ यूनिट आपकी 16 मार्क्स की है। ठीक है, तो बात करेंगे आज हम करेंगे आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। 15 मार्क्स की ये यूनिट है जिसमें है आपका कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? सबसे पहले तो आप ये पढ़ोगे कि ईवीएस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, उसके बाद आप इसके स्कोप के ऊपर आओगे, स्कोप ऑफ ईवीएस एज ए कैरिकुलम एरिया एट ए प्राइमरी लेवल, कि ईवीएस के कैरिकुलम एरिया में आपके प्राइमरी लेवल पर किन किन चीज़ों को आप कंसीडर करते हो, ये वाला फर्स्ट टॉपिक आप यहाँ पर क्लियर करोगे। फिर कैरिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के दो पर्सपेक्टिव आपको इसके अंदर दे रखे हैं। एक तो है आपका ईवीएस क्या है, जब आप एक इंटीग्रेटेड यानी कि इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जब एक या दो सब्जेक्ट्स को आप जोड़कर आप पढ़ाते हो। ठीक है, स्टडी में ड्रॉ आए, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम फिजिकल नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एक तो आप ईवीएस को पढ़ाओगे इंटीग्रेटेड करते हुए हमारे इन्वायरमेंट के साथ, जिसमें आप बच्चे को फिजिकली नेचुरल तरीके से और सोशल इन्वायरमेंट के जरिए आप बच्चे को पढ़ाते हो। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है यहाँ पर, जो आपको स्टूडेंट स्टडी करता है डिफरेंट सिलेबस, जो एनसीईआरटी ने आपको दिया है, एससीईआरटी ने आपको दिया है। ठीक है, तो टू सी हाउ कैरिकुलम विजन आस्क द शेप ऑफ सिलेबस। ठीक है, ये वाला टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ोगे। और थर्ड टॉपिक इसमें रहेगा आपका इन्वायरमेंटल स्टडी एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होती है। इन्वायरमेंटल स्टडी में और इन्वायरमेंटल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, ये बात आप यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये था आपका सिलेबस। फर्स्ट यूनिट आपकी 15 मार्क्स की है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैम पहले होमवर्क दे दीजिए कल के लिए। ठीक है, तो स्कोप ऑफ ईवीएस, ईवीएस का क्या स्कोप है, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ईवीएस। ईवीएस से आपका क्या अभिप्राय है, ईवीएस होता क्या है। देखो बेटा, ईवीएस है आप फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक जो हमारा सिलेबस है इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट ये क्या है आपका परिजमा में आवरण, पर्यावरण जो आपका क्या है, पर्यावरण अध्ययन हिंदी में इसको बोलते हैं। तो क्या है आपका, ये दो सब्जेक्ट से, दो शब्दों से मिलकर बना है, परिजमा में आवरण। परि का मतलब चारों तरफ और आवरण का मतलब घेरे हुए। इस प्रकार जो पर्यावरण है यानी कि हमारे चारों तरफ घेरे हुए, यानी कि इन्वायरमेंट क्या है, हमारे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वही क्या है आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, जब हम अपने आसपास क्या चीजें मौजूद हैं, क्या क्या नेचर में है हमारे पास, फिजिकली क्या क्या चीजें, जब इन सब चीजों की हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी इन्वायरमेंटल स्टडी कहलाती है। जब आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल चीजों को क्या करते हो, एक्सप्लोर करते हो, उनके बारे में सीखते हो, सुनते हो, वो सारी चीजें आपकी क्या कहलाती है, इन्वायरमेंटल स्टडी कहलाती है। अब अलग अलग लोगों ने यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन दी है, यानी कि एक है आपके वुडवर्थ के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ ऑल टोटल एक्टिविटी। इन्होंने तो यही बोल दिया कि इन्वायरमेंट में वो सारी चीजें शामिल हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति प्रभावित होता है, और वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर भी इसके में शामिल होते हैं। जब मनुष्य जीवन आरंभ करता है उससे मनुष्य क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी कि इन्वायरमेंट की ऑल ओवर जितनी भी एक्टिविटी है वो आपकी इन्वायरमेंटल स्टडी में शामिल है। इससे क्या है, मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य क्या है, इन सारी एक्टिविटी से क्या होता रहता है, प्रभावित होता रहता है। ठीक है, जो दूसरे हैं हॉलैंड, वो क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट एक ऐसा शब्द है जो सभी एक्सटर्नल पावर, इफेक्ट और सभी दिशाओं से मिलकर बना है, जिससे कि जो प्राणी हैं उनका जीवन, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनके डेवलपमेंट, उनकी मैच्योरिटी, ये सारी चीजें उनके इन्वायरमेंट से प्रभावित होती है। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। ठीक है, तो जो आपको इजी लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हो। मीनिंग क्लियर है, इन्वायरमेंट स्टडी क्या होती है? यस मैम, क्लियर।
ठीक है। उसके बाद आते हैं इन्वायरमेंट के टाइप। यहाँ पर बताया गया है कि प्राथमिक लेवल पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर आप जो कैरिकुलम एरिया के रूप में इन्वायरमेंट स्टडी में क्या क्या पढ़ते हो। स्कोप ऑफ ईवीएस एज ए कैरिकुलम एरिया एट प्राइमरी लेवल। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इन्वायरमेंट स्टडी का मीनिंग क्लियर करने के बाद कि पर्यावरण जो आप ईवीएस जो पढ़ते हो प्राइमरी लेवल पर उसमें क्या क्या चीजें आप स्टडी करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे थे तो पहले बता दें हमारा इन्वायरमेंट दो टाइप का होता है। एक है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट और एक है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में वो सारे कंपोनेंट शामिल हैं जो हमारे चारों तरफ है, जैसे होगी हमारी एयर होगी, वाटर हो गया, लैंड हो गई, जितने भी पर्वत है, पहाड़ है, पक्षी, ये सारी चीजें आपके किस में आ गए, नेचुरल इन्वायरमेंट में आ गए। और दूसरा क्या है आपका सोशल इन्वायरमेंट है। ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट में आपका आस पड़ोस, रिश्ते नाते, मम्मी पापा, दादा दादी, जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, सखा, राष्ट्र, ये सारे किस में आते हैं, आपके सोशल इन्वायरमेंट में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मेन टॉपिक जहां से हमारी यूनिट स्टार्ट होती है, स्कोप ऑफ ईवीएस। ठीक है, तो जो हमारा ईवीएस है, हमारी क्लास 1 से लेकर 5th तक हम क्या करते हैं, ईवीएस पढ़ते हैं। तो ईवीएस क्या है, हमारी एनसीईआरटी है या फिर एससीईआरटी। एनसीईआरटी तो क्या है, जो नेशनल लेवल पे आपका, ठीक है, वो, और एससीईआरटी क्या होती है आपकी, जो स्टेट लेवल पर बच्चों के लिए बुक्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, एक तो है आपकी नेचर के अकॉर्डिंग और एक क्या है, ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से। तो बात करते हैं हम जो एनसीईआरटी है उसके द्वारा पर्यावरण अध्ययन के विषय। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन फर्स्ट और पर्यावरण अध्ययन सेकंड, यानी कि ईवीएस पार्ट 1 एंड ईवीएस पार्ट 2। ईवीएस पार्ट 1 में आप क्या पढ़ रहे हो, सोशल स्टडी पढ़ रहे हो, और ईवीएस पार्ट 2 में आप साइंस पढ़ रहे हो। क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडी में आपका 5th क्लास तक आप एसएसटी और जो साइंस के जो टॉपिक है उनका कॉम्बिनेशन आप किसके अंदर पढ़ते हो, ईवीएस के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, तो इसमें जो इन्वायरमेंट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है आपका, वो आपका पहली और दूसरी कक्षा तक बच्चे को क्या है, पढ़ाया जाता है। जो सेकंड पार्ट आ जाता है वो तीसरी से लेकर 5वीं तक पढ़ाया जाता है, जिसमें जो आपकी ईवीएस क्या है, उसमें साइंस के टॉपिक ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, अब ईवीएस पार्ट फर्स्ट में बच्चों को क्या क्या किन किन चीजों के बारे में बताया जाता है, थोड़ा सा हिस्ट्री का आ गया, थोड़ा सा आपका ज्योग्राफी का टॉपिक आ गया, थोड़ा सा आपका सोशियोलॉजी का टॉपिक इसमें शामिल कर देते हैं। और जो सेकंड पार्ट है उसमें आप क्या, पूरी की पूरी आपकी जो साइंस है उसके बारे में टॉपिक्स को इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो प्राइमरी लेवल पर हम जो एसएसटी है उसमें क्या पढ़ेंगे, ईवीएस के अंदर अपनी जो बेसिक नीड की जो वस्तुएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी बेसिक नीड्स है। उसके बाद हम यहाँ पर एजुकेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, लैंड एयर वाटर। ठीक है, उसके बाद लाइट वगैरह, मनोरंजन का क्या महत्व है, एंटरटेनमेंट का, ये सारे टॉपिक हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं, प्राइमरी लेवल पर हम पढ़ रहे हैं। दूसरा और क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, हमारा फैमिली से रिलेटेड पारिवारिक वातावरण, हमारी फैमिली क्या है, न्यूक्लियर फैमिली क्या है, ज्वाइंट फैमिली क्या है, ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तीसरा फिर क्या है, हमारा कल्चर से रिलेटेड हम यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कल्चर से रिलेटेड टॉपिक हमारा इसमें दिया जाता है, जिसमें हमारी धार्मिक परंपराएं होती हैं, हमारे मूल्य होते हैं, हमारे कल्चर होते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग कल्चर का, जैसे एक आपका होता है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के नाम से आप पढ़ते हो, जिसमें आप एक तो बैसाखी वाला टॉपिक इसके अंदर डाल रखा है, एक वो जो बिहू जो होता है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, आसाम में मनाया जाता है या कहाँ पर, यानी कि अलग अलग जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो वाला टॉपिक किसको दिखा रहा है, हमारे कल्चर को दिखा रहा है। ठीक है, वो सारे टॉपिक हमारे कल्चर को दिखा रहे हैं। उसके बाद क्या है, हमारा सोशल जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड इसमें बताया गया है, जिसमें आप क्या है, सामाजिक क्या होती है, हम बिना समाज के नहीं रह सकते, स्कूल भी क्या है, समाज का ही एक हिस्सा है। इसमें क्या है, आपके त्योहार, मेले, स्कूल सिस्टम, धार्मिक संस्थाएं, नगरों का विकास, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। उसके बाद आर्थिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है। उद्योग क्या होते हैं, ट्रेड क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं बताते, नेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड के बारे में बताते हैं कि व्यापार होता क्या, ये वाला टॉपिक, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, ये सारी बातें यहाँ पर बताते हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड कि आप इसमें देखते हो ईवीएस में वाष्पीकरण की, यानी कि आपका
जो होता है ना पानी ऊपर उठता है और बारिश कैसे होती है, वो वाला टॉपिक इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, धूप, वर्षा, इन्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो आपकी सोयल है, सोयल के बारे में भी इसके अंदर बता दिया ईवीएस के अंदर। ठीक है, और विषयों से संबंधित सामग्री को भी इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, हमारा उससे विषयों से रिलेटेड क्या है, वहाँ के रीति रिवाज, जलवायु, इतिहास थोड़ा सा ही बताया जाता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, ये तो था एसएसटी में। और साइंस में क्या क्या बता दिया, हमारा आस पड़ोस, नेबरिंग, नेबरहुड, हमारे शरीर के फिजिक, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये चीज़ें ईवीएस में पढ़ा दी जाती हैं। सोलर सिस्टम वाला टॉपिक हमारा ईवीएस में पढ़ा दिया जाता है। सिक्योरिटी और जो आपके ट्रैफिक रूल वाले हैं वो सारे इसमें पढ़ाए जाते हैं। कोई भी पदार्थ है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाया जाता है एटम्स के बारे में, यहाँ पे टेम्परेचर और हमारा क्या है वेदर के बारे में पढ़ाया जाता है बच्चों को कि 4 टाइप के हम वेदर है, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। ठीक है, ये वाला टॉपिक बच्चों का आ जाता है। और आपकी सजीव और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है, यानी कि आपकी बायोटिक है, बायोटिक जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी ईवीएस में प्राइमरी लेवल पर बच्चे के कैरिकुलम में ऐड की जाती है। क्लियर है? यस मैम, ऑल क्लियर। यस मैम। उसके बाद है सेकंड पॉइंट आता है इसका कैरिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। 2 पर्सपेक्टिव यहाँ पे बताया गया है। कैरिकुलम वाला आपने पहले पढ़ रखा है कि पाठ्यक्रम होता क्या है। तो कैरिकुलम क्या होता है, इंग्लिश वर्ड जो आपका कुरेर वर्ड है, यानी कि कैरिकुलम अंग्रेजी भाषा का कैरिकुलम लेटिन वर्ड कुरेर से लिया गया है, जिसको बोलते हैं हम दौड़ का मैदान। कैरिकुलम, कैरिकुलम यानी कि आपकी बुक के आगे जो सिलेबस है, जो कैरिकुलम है, मान लीजिए आपके आगे कोई सिलेबस ही नहीं है तो क्या पढ़ोगे आप, नहीं। तो आपका जो कैरिकुलम है वो क्या है, आपका एक दौड़ का मैदान है, रेस कोर्स है, अर्थात बच्चा इसके ऊपर चलकर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, ठीक है, तो आपका स्पेसिफिक एक कैरिकुलम यहाँ पर या सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। देखो, कैरिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस भी आएगा आपका। सिलेबस क्या होता है, एक लिमिटेड होता है, और कैरिकुलम में आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो कैरिकुलम आपका लेटिन वर्ड कुरेर से निकला है, जिसका अर्थ होता है कि दौड़ का मैदान। इस दौड़ के मैदान के ऊपर चलकर आप अपने जो भी आपके जीवन के लक्ष्य है उनको क्या करते हो, आप अचीव करते हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका कैरिकुलम कहलाता है। और कैरिकुलम का उद्देश्य क्या होता है भाई, कैरिकुलम क्यों बनाया जाता है आपका। अगर कैरिकुलम नहीं है तो आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे, आपको पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो कैरिकुलम का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो ओवरऑल डेवलपमेंट करना बच्चे का, बच्चे की डिफरेंट डिफरेंट जो नीड्स है, जो इंटरेस्ट है, उनकी देखभाल करना, ऐसे वातावरण का निर्माण करना जहाँ पर बच्चा क्या है, एक सफल व्यक्ति बन सके। और कैरिकुलम का एक ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर डालना, कि आप क्या है, कोई भी समस्या आपके सामने आ जाए आप उससे घबराए नहीं और उसका क्या है, सही ढंग से उसका चुनौतियों का सामना करें। और क्या है, आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट करना भी कैरिकुलम का ऑब्जेक्टिव है, ताकि आपके अंदर हम क्या है, एकता की भावना, ईमानदारी, सहयोग की भावना के जैसे वैल्यूज हम आपके अंदर क्या कर सके, उत्पन्न कर सके। ठीक है, तो ये था आपका कैरिकुलम, जो आपने पहले भी पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा। मैम पढ़ रखा है, ये मैंने ही कराया था। कैरिकुलम और सिलेबस के बीच में डिफरेंस भी डीप में बताया था। ठीक है, तो ये टॉपिक आप वहाँ पे कर सकते हो एक जगह पे लर्न। उसके बाद है ओके कैरिकुलम मैम। की क्या क्या विशेषताएं हैं, डीपली नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हो रखा है आपका पहले। ठीक है, तो जो जो चीजें आपकी ऑलरेडी हो चुकी है उनको वहीं पर कर लेना। ठीक है, ये शायद आपकी सेकेंड बुक या थर्ड बुक ऐसा ही था, उसमें था। अब देखते हैं कैरिकुलम की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो क्या है, ऑब्जेक्टिव, आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने का एक साधन है, बिल्कुल सही है। आपको आपका ऑब्जेक्टिव भी मुझे टीचर बनना है, टीचर बनना है तो आप क्या डीएलएड का कोर्स कर रहे हो, डीएलएड के कोर्स में क्या आपको एक स्पेसिफिक कैरिकुलम दे दिया, सिलेबस दे दिया, आप भाई इसको पढ़ो, आप फिर सीटेट करो, फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करो। ठीक है, दूसरा क्या है, स्कूल कार्य का संपूर्ण कार्यक्रम इसके अंदर होता है, बिल्कुल सही। आपको क्या कराना है, कैसे कराना है, स्कूल में किस टाइम पे कौन सा पीरियड लगेगा, गेम का पीरियड ये रहेगा,
रहेगा, आपका इस सब्जेक्ट का ये रहेगा। तो स्कूल की पूरी सिस्टम इसके अंदर बता रखा होता है। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस की कड़ी, हाँ जी, आपके एक्सपीरियंस यानी कि जो सिलेबस है आपका वो आपके अनुभवहीन व्यक्तियों के लिए परिपक्व तथा अनुभवी व्यक्तियों के प्रस्तुत अनुभव की कड़ी, यानी कि अगर आपका जो कैरिकुलम है, जो अनुभवहीन व्यक्ति है वो तो इसे सीखते हैं, और जिसको पहले ही ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वो क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा और ज़्यादा अपने अनुभव को इसके अंदर जोड़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, आपका जो कैरिकुलम है आपके जीवन का एक दर्शनदाता है। दर्शनदाता यानी कि आपको क्या है, एक रास्ता दिखाता है कि आपको इस रास्ते पे चलना है, ऐसे ऐसे करते हुए आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि ये पहले आपका आ चुका है। उसके बाद कैरिकुलम क्या है, आपकी एजुकेशनल जो ट्रेंड है आपका उसको प्रभावित करता है, उसको इफेक्टिव करता है। कैसे इफेक्टिव करता है भाई, आपका कि जो आपके स्कूल का जो सिलेबस है केवल एक दृष्टि में हमें उसे शिक्षा एजुकेशन सिस्टम की पूरी तस्वीर हमें बता देता है। ठीक है, कि इस एजुकेशन सिस्टम के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, जो कैरिकुलम आपको दिया गया है उसको एक्सपीरियंस के द्वारा आप उसको एक्सपीरियंस करो, अपनी लाइफ में उतारो। ठीक है, उसके बाद आपके जो इंडिविजुअल इवेल्युएशन करने में सहायक है, बिल्कुल सही, आपको कैरिकुलम आपके टेस्ट वगैरह होते हैं तो हर एक बच्चे की अलग अलग इवेल्युएशन का पता लगता है इससे हमें। और क्या है, जो आपका कैरिकुलम है उसमें लगातार करेक्शन होती रहती है, एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, यानी कि टाइम टू टाइम जैसा आपका इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंजेज हो जाते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए अब जैसे आप देख रहे हो 9th क्लास में मैथ है, जो मैथ पूरा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है, एटलीस्ट उसका नाम भी चेंज कर दिया है, गणित मंजरी उसका नाम रख दिया है। ठीक है, तो यानी कि हम जैसे टाइम के अकॉर्डिंग हमें कि भाई कुछ ना कुछ चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं, तो इसलिए संशोधन की भी एक लगातार प्रक्रिया इसमें चलती रहती है। तो ये क्या थे आपके इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिकुलम, कैरिकुलम की क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिकुलम, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं। अब देखो हमें कैरिकुलम की आवश्यकता क्यों है, एक तो भाई आपका टाइम और ऊर्जा बचेगी, बिल्कुल सही बात। अब आपको सिलेबस पहले ही पता है, आप आगे देखोगे, आपको एक्स्ट्रा चीजों में मत्था मारने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपने जो सिलेबस देखा, सिलेबस में टॉपिक देखा, अगर मान लो आपके पास बुक भी नहीं है ना, खाली सिलेबस है या कैरिकुलम है, तो भी आप क्या है अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आप गूगल पे डालोगे वो टॉपिक, वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों उपयोग है। दूसरा, ज्ञान प्राप्ति में सहायक है, कैरिकुलम आपको पता है तो आप इजीली अपनी उन चीज़ों पर, अदर चीज़ों पर फोकस ना करके अपनी नॉलेज गेन करने के ऊपर ही फोकस कर सकते हो। तीसरी बात बताई गई है, आपकी जो टीचिंग, लर्निंग और इवेल्युएशन का आधार प्रदान करता है सिलेबस, बिल्कुल सही है। आपको क्या है भाई, टीचर को क्या है पता है कि ये कैरिकुलम है, तो टीचर को पढ़ाने के लिए, लर्नर को पढ़ने के लिए और परीक्षण के लिए भी आपको क्या है पहले से ऑलरेडी कैरिकुलम मिला होता है, तो आपको ये सारी चीजें टीचिंग, लर्निंग और आपकी जो पेपर का जो काम है वो इजी हो जाता है। आगे एजुकेशन प्रोसेस को क्या है एक सिस्टमेटिक तरीके से करता है। जो आगे है आपका लॉजिकल और जो आपकी समीक्षात्मक विवेक है उस शक्ति को बढ़ावा देता है। छात्रों के अंदर सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल और नैतिक जो संबंध है उनकी समस्याओं के बारे में उनको डिसीजन लेने के योग्य बनाता है। जो आपका कैरिकुलम है वो आपका क्या है, शैक्षणिक उद्देश्यों को अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, नॉलेज क्या है, कैसे ग्रहण करनी है, ये सारी चीज़ें हमें बताता है। आपके ज्ञान, कौशल और एटीट्यूड उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। आपकी क्या है एक डेमोक्रेटिक जो दृष्टिकोण उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। आपके सामने कैरिकुलम है तो आपकी मर्जी, आप 5 यूनिट से स्टार्ट करो या फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करो या सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करो। अगर आपके पास कोई कैरिकुलम नहीं है तो आपको फिर टीचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको एक डेमोक्रेटिक दृष्टिकोण भी आपको देता है। ठीक है, अब उसके बाद है पाठ्यक्रम के आधार क्या क्या है। ठीक है, पाठ्यक्रम के आधार, प्रीति एक बार पढ़ना बेटा, बता दो, छोटा सा ही क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम के आधार, पाठ्यक्रम के अनेक आधार बेसिस माने जाते हैं। इस विषय में एक रिस्क महोदय द्वारा कहा गया है, पाठ्यक्रम का संगठन जितना दर्शन पर आधारित होता है उतना शिक्षा का कोई अन्य पहलू नहीं है। शिक्षा संबंधी मुख्यतः तीनों दर्शन, आदर्शवाद,
प्रकृतिवाद तथा प्रयोजनवाद इस विचार पर सहमत है कि बच्चों की अपेक्षित अनुभव के साधन जुटाए जाने चाहिए, परंतु तीनों विचारधाराएं इस पर एकमत नहीं है कि बच्चों को किस प्रकार का तथा किस प्रकार से अनुभव करवाया जाए। आमतौर पर पाठ्यक्रम के निम्नलिखित आधार माने जाते हैं। पहला दार्शनिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा सामाजिक समाजशास्त्रीय, चौथा संस्कृत, पांचवा ऐतिहासिक। पाठ्यक्रम निर्माण में आदर्शवाद की भूमिका। आदर्शवाद पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार के अंतर्गत एक प्रमुख आधार है। आदर्शवाद के कारण पाठ्यक्रम में साहित्य, संगीत, इतिहास, कला, भाषा इत्यादि को मुख्य स्थान प्रदान किया जाता है। आदर्शवाद की विचारधारा में विभिन्न शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों पर बल दिया जाता है, इसलिए आदर्शवाद पाठ्यक्रम का एक मुख्य आधार मानव के विचारों अथवा आदर्शों को मानता है। आदर्शवाद के मुख्य प्रतिनिधि है प्लेटो, हीगल, सुकरात। सोक्रेट्स, हम्म। फिक्टे, ह्यूमे, कैंट, रॉस एंड टीपी नन। पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान आदर्शवादी विचारों के अनुसार किया जाता है। नन के द्वारा भी ऐसे ही कार्यक्रम विद्यालयों में रखने के लिए जोर दिया गया है। नन के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को दो भागों में बांटा गया है। ऐसे विभिन्न कार्यक्रम जिनके द्वारा सभ्यता का प्रतिनिधित्व किया जा सके, जैसे साहित्य, विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास अथवा कला संबंधित कार्यक्रम। दूसरा, ऐसे कार्यक्रम जिनको सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन के स्तर को बनाए रखने के लिए अनिवार्य माना गया है, जैसे स्वास्थ्य रक्षा, शिष्टाचार, सामाजिक संगठन व धर्म आदि। रॉस के द्वारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। पहला शारीरिक, दूसरा आध्यात्मिक, फिजिकल और स्पिरिचुअल। इन दोनों क्रियाओं के अनुसार पाठ्यक्रम निम्न प्रकार का होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलताएं, व्यायाम यानी केयर ऑफ बॉडी, बॉडी स्किल्स और जिम्नास्टिक्स। दूसरा आध्यात्मिक क्रिया यानी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, मानसिक क्रियाएं, नैतिक व धार्मिक क्रियाएं, सौंदर्यात्मक क्रियाएं यानी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, मॉरल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज और एस्थेटिक एक्टिविटीज। मैम इन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करना है। बस एक बार पढ़ दे, एक्सप्लेन मैं अपने आप कर दूंगी। आप पढ़ दो एक बार। मानसिक मानसिक क्रिया यानी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, भाषा, इतिहास व भूगोल, साहित्य, गणित विज्ञान। नैतिक धार्मिक क्रियाएं, धर्म और आचार शास्त्र। सौंदर्यात्मक क्रियाएं, एस्थेटिक एक्टिविटीज, विभिन्न ललित क्रियाएं। प्लेटो के मत के अनुसार मानव जीवन का महत्व महान उद्देश्य अच्छाई अर्थात ईश्वर की प्राप्ति है, जिसकी प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य सत्यम शिवम सुंदरम है। इन तीनों द्वारा आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति की जानी चाहिए। इन तीनों की प्राप्ति गणित, भूगोल, साहित्य, विज्ञान व इतिहास द्वारा की जा सकती है। कविता अथवा कलात्मक क्रियाओं के प्रतिनिधि स्वरूप है। देखो बेटा, इसमें बताया गया है आपका, मान लीजिए आप सारे बच्चे हैं, आपको अब टीचर बनने वाले हैं और आपको बोल दिया हुआ जाए कि भाई आपको ना कैरिकुलम सेट करना है। आपको फर्स्ट क्लास का दे दिया या सेकंड क्लास का, किसी भी क्लास का दे दिया, भाई आपको ना इस क्लास का सिलेबस या कैरिकुलम आपको सेट करना है। तो आप जब कैरिकुलम का काम आपको दिया कि भाई क्या क्या चीज़ें ऐड करूं, तो वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि जब आप कैरिकुलम सेट करते हो तो आप किन किन चीज़ों को आइडल मानकर उसको ऐड करते हो। ठीक है, अब आप सबको मैंने काम दे दिया कि भाई आप ना अपनी आप मैथ का सिलेबस आप मैथ का पूरा वो बना के लाना कैरिकुलम कि आप बच्चों को क्या क्या पढ़ाना चाहते हो। तो आप क्या करोगे उसके लिए, आप करोगे, आप कुछ चीज़ों को बेस मानोगे कि भाई मेरे को क्या क्या ऐड करना चाहिए। भाई मुझे कुछ फिलोसफिकल चीज़ें भी ऐड करनी चाहिए, कुछ साइकोलॉजिकल भी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, कुछ सोसाइटी से रिलेटेड भी, कुछ हमारे कल्चर से रिलेटेड और कुछ हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड। तो इन 5 चीज़ों को उन्होंने क्या माना, अपने बेस माना। ठीक है, इस बेस को लेते हुए आपने आगे क्या है कैरिकुलम बनाया। ठीक है, जिसमें अलग अलग लोगों ने बताया कि भाई हमें कैरिकुलम बनाते समय अपने लिटरेचर को भी लगाना चाहिए, उसमें कुछ संगीत, इतिहास, कला इत्यादि चीज़ों को भी हमें स्थान देना चाहिए। यानी कि अलग अलग लोगों की क्या थी, अब तुम मेरी क्लास में 6 बच्चे बैठे हो तो 6 बच्चों की क्या रहेगी, अलग अलग राय रहेगी। मैं आपसे पूछ लूँ कि कैरिकुलम में क्या क्या ऐड करूँ, तो एक बच्चा बोलेगा कि मैम आप इसमें थोड़ा सा कुछ टॉपिक क्या है आप म्यूजिक से रिलेटेड भी डाल दो, कुछ टॉपिक आप लिटरेचर से रिलेटेड डाल दो, कुछ आप आर्ट से रिलेटेड डाल दो, कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड डाल दो। ठीक है, तो सबके उन्होंने अपने अपने मत दिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने
मेन जो कार्यक्रम चलाया उसमें बताया गया कि अलग-अलग चीज़ों को हमें इसके अंदर डालना चाहिए। किसी ने बोला साहित्य को, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सारी चीज़ों को ऐड करना चाहिए। तो एक जो रोज़ साहब है उन्होंने बोला कि 2 तरीके फिज़िकल और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दोनों चीज़ों को लेना चाहिए। फिज़िकल में हमें कौन से टॉपिक डालने चाहिए? ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड जिसमें आप जिम्नास्टिक, बॉडी स्किल और बॉडी केयर से, और स्पिरिचुअल में हमें क्या-क्या डालने चाहिए? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो हमारी मानसिक जिसमें हमारा माइंड ज़्यादा लगता है, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, लिटरेचर हो गया, आपकी क्या है ज्योग्राफी हो गई, लैंग्वेज हो गई। ऐसे ही मोरल और रिलीजियन में आपको क्या है, बच्चों को हमें क्या है एथिक्स भी सिखाने हैं, एस्थेटिक एक्टिविटी, सौंदर्यात्मक चीज़ें यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम मूल्यों को भी सिखाना है बच्चों को, क्या वैल्यूज़ यहाँ पर हमें सिखानी है। मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आपकी ये सारी चीज़ों को क्या है कम्बिनेशन हमें यहाँ पे सिखाना है, ठीक है। तो ये बताया गया कि जब आपको कैरिकुलम को डिज़ाइन करना दे दिया जाए तो आप इन चीज़ों को बेस मान के आप कैरिकुलम बनाओगे, ठीक है, क्लियर है? यस मैम, ऑल क्लियर। उसके बाद है आपका कैरिकुलम डेवलपमेंट के प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए कि जब आप कैरिकुलम डेवलप करते हैं तो आप कौन-कौन से प्रिंसिपल्स को लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर 9 प्रिंसिपल्स की बात की है, एक बार पढ़ दो बेटा। पाठ्यक्रम का विकास करते समय हमें निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। अग्रदर्शी अथवा प्रगतिशीलता का सिद्धांत। अग्रदर्शी अथवा प्रगतिशीलता के सिद्धांत में बताया गया है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय समाज की वर्तमान अथवा भविष्य संबंधी आवश्यकताओं का निर्माण पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। आज के बालक कल का भविष्य है, अतः पूर्ण ध्यान रखा। हाँ, अतः उसका शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे प्रगतिशील नागरिक बन सके। बालकों को शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए जो उन्हें उच्च विचार, ज्ञान तथा दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान कर सके, जिससे वह स्वयं अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाने में समर्थ हो सके तथा इस प्रकार के वातावरण से अपना तालमेल बैठा सके। तभी वह उच्च विचारों के नागरिक बनने में समर्थ हो सकेंगे। दूसरा, अग्र जीवन की तैयारी संबंधी सिद्धांत। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों के आने वाली जिंदगी के लिए तैयार करना माना जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण में यह सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए पाठ्यक्रम में वे सभी कार्यक्रम रखे जाने चाहिए जिनके द्वारा बालक योग्य बन सके तथा बड़े होने पर विभिन्न सामाजिक कार्यों में प्रभावपूर्ण ढंग से अपना योगदान प्रदान कर सके। इसके साथ ही साथ वह अपने आने वाले जीवन की जटिल तथा विभिन्न गंभीर समस्याओं को सफलतापूर्वक सम्मान कर सके। तीसरा, संतुलन अथवा विस्तृतता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह जीवन के सभी पहलुओं से संबंध रखने वाला होना चाहिए, अर्थात वह हर पहलू जैसे सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक सभी को समान महत्व प्रदान करे, जिससे बालक का संतुलन विकास किया जा सके। लचीलापन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में बालकों की विभिन्न आवश्यकताओं तथा उनके वातावरण के अनुसार लचीलापन होना चाहिए। इनके साथ ही साथ लड़के अथवा लड़कियों के पाठ्यक्रम में भी कुछ भिन्नता पाई जा सकती है। सामान्य रूप से गांव अथवा शहरों का पाठ्यक्रम तो एक समान ही होता है, परंतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उनमें भी विभिन्नता पाई जा सकती है। पांचवा, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड हो, अर्थात बालक की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का विकास किया जाना चाहिए। यह सत्य है कि बालक को जीवन के लिए तैयार होना है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसकी वर्तमान आवश्यकताओं का अनिश्चित भविष्य के लिए बलिदान किया जाए। इस विषय में रायबर्न का द्वारा कहा गया है कि हम उसमें सबसे उच्चतम तैयारी जो कि बच्चों के जीवन के लिए करवा सकते हैं वह यही है कि वह किस उपक्रम में हो जिससे अधिक से अधिक परिपूर्ण तथा संपन्न जीवन निर्वाह करने के योग्य हो सके। बच्चा जिस उपक्रम में भी होता है वह अगले उपक्रम में अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए खुद ब खुद प्रयत्न करता है। छठा, क्रियाशीलता संबंधी सिद्धांत। क्रियाशीलता जो पाठ्यक्रम केंद्र बिंदु होना चाहिए। क्रियाशील पाठ्यक्रम शारीरिक अथवा मानसिक विकास में अत्यंत सहायक माना जाता है, इसलिए पाठ्यक्रम का चयन विभिन्न क्रियाओं तथा
के आधार पर किया जाना चाहिए। 7वां, व्यक्तिगत विभिन्नता संबंधी सिद्धांत। पाठ्यक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों में अनुभव, रुचियां, जन्मजात योग्यता तथा यौन संबंधी कई विभिन्नताएं पाई जाती है। इनकी विभिन्नताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाए जाने से विकास सही दिशा प्राप्त कर सकता है। 8वां, सामान्य अथवा कोर विषयों से संबंधित सिद्धांत। ज्ञान के कई निश्चित विकसित रूप पाए जाते हैं जिनका थोड़ा बहुत ज्ञान तो हर विद्यार्थी को होना चाहिए। उच्चतम माध्यमिक शिक्षा में जहाँ विभिन्न पाठ्यक्रम जुटाए जाते हैं तो इसे शिक्षा की ओर भी अधिक आवश्यकता हो जाती है। हर विषय हर विद्यार्थी के लिए चाहे वह किसी वर्ग का हो अनिवार्य होने चाहिए तथा इन्हें सामान्य विषय के रूप में समझना चाहिए। 9वां, रचनात्मकता का सिद्धांत। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की रुचियों अथवा विशेष योग्यताओं की खोज करके उनका विकास करना। पाठ्यक्रम में उन कार्यक्रमों को स्थान दिया जाना चाहिए जिससे बालक के अंदर रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्ति का विकास हो सके। रायमोंट ने कहा कि यदि बच्चों को आरंभ में ही सुविधाएं ना जुटाई जाए तो हो सकता है कि उनकी बौद्धिक रुचियां सदा के लिए लुप्त हो जाए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की रुचियां अथवा विशिष्ट योग्यताओं की खोज करके उनका विकास करना है। इसलिए ऐसा पाठ्यक्रम हो जो कि वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करवाता हो और साथ ही निश्चित सृजनात्मक क्रिया कार्यक्रमों पर आधारित होता है। वेरी गुड बेटे। देखो बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि जब भी आप कैरिकुलम तैयार करोगे तो आप कौन कौन से प्रिंसिपल्स का यूज करोगे, कि अपना क्या क्या प्रिंसिपल आपने अपनाए हैं। तो सबसे पहले तो प्रगतिशीलता का प्रिंसिपल इन्होंने बताया कि कंटिन्यूअस जो क्या है हमारा प्रोग्रेसिव, यानी कि हमें ऐसा कैरिकुलम बनाना है जो बच्चे की प्रोग्रेस में हेल्प करे। ऐसा नहीं उसको पीछे लेके आए, नहीं, हमें ऐसा कैरिकुलम बनाना जिसको आगे लेके जाए। दूसरी बात इन्होंने हमें ऐसा कैरिकुलम का बनाना है कि आगे इन फ्यूचर के लिए बच्चे को तैयार करें। ठीक है। आगे संतुलन का सिद्धांत, यानी कि ऐसा प्रिंसिपल हमें, यानी कि ऐसा कैरिकुलम बनाना है जो बच्चे के अंदर बैलेंस करना सिखाए लाइफ को, कि हमें कैसे बैलेंस करना है। लचीलेपन का सिद्धांत, फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत ये बोलता है कि जब भी हमें जरूरत पड़े हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सके, हमें ऐसा कैरिकुलम बनाना है। उसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम हमें बनाना है कि हमें बहुत ज्यादा हैवी चीजें इसमें नहीं डालनी, जो बच्चे आसानी से कर सके। बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनकी एज को ध्यान में रखते हुए हमें कैरिकुलम बनाना है। उसके बाद क्रियाशीलता संबंधी सिद्धांत, क्रियाशीलता जो बच्चे को एक्टिव रखे, यानी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज को भी उसके अंदर हमें शामिल करना है। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, हमें क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस को भी ध्यान में रखते हुए हमें अपना कैरिकुलम बनाना है। ठीक है। यानी कि बच्चे के क्या अनुभव है, डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या है, कुछ बच्चे तो क्या होते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ बच्चे क्या है लोअर है, और कुछ बच्चे क्या है आपके मेंटली रिटार्डेशन है। ठीक है। तो उन बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए हमें कैरिकुलम का निर्माण करना है, यानी कि इजी टू मॉडरेट हमें रखना है। ऐसा नहीं कि पूरा कॉम्प्लेक्स हमने रख दिया, पूरा डिफिकल्ट रख दिया तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। आगे कोर विषय, यानी कि एक तो सामान्य, एक तो जर्नल, और जो इलेक्टिव या जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है उनको भी ध्यान में रखते हुए बनाना है। जैसे आप पढ़ते हो हिंदी और इंग्लिश क्या कर देते हैं आपके कंपलसरी बना देते हैं, बाकी में आपको चॉइस दे देते हैं कि ये सब्जेक्ट आपको चॉइस में रखना है। एक आपकी क्रिएटिविटी का सिद्धांत है, क्रिएटिविटी ये बोलती है कि कैरिकुलम ऐसा बनाना है हमें जो बच्चे को क्रिएटिव बना सके, क्रिएटिव माइंड हो सके, उसको नए नए आइडियाज आ सके। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको हमने बंद कर दिया, नहीं। तो इसीलिए हम अब क्या करने लगे हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपके इसमें सेट करने लगे हैं। हम पढ़ते थे तब केस बेस्ड स्टडी नहीं आते थे, अब आने लगे हैं। वो किस लिए है, बच्चे को क्रिएटिव बनाने के लिए कि बच्चा कहाँ कहाँ पे माइंड दौड़ा सकता है इस केस स्टडी को सोल्व करने के लिए। ठीक है। तो ये बताया गया है आपका क्या, प्रिंसिपल ऑफ, आपके जो भी प्रिंसिपल हैं वो सारे यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद है आपका साइंस टीचिंग हेतु पाठ्यक्रम का संगठन आप किस प्रकार करोगे, कि साइंस का आपको मैंने टॉपिक दे दिया, आपको सब्जेक्ट दे दिया साइंस। ठीक है। कि बेटा साइंस के ऊपर आपको सिलेबस बनाना है या कैरिकुलम बनाना है, तो साइंस में क्या क्या ऐड करोगे वो सारी चीजें हमें यहाँ पर बतानी है। तो हमारे यहाँ पर जब भारत आजाद हुआ, तो मैं एक स्टोरी के जरिए आपको ये बताती हूँ कि जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पे आपने पढ़ा था, अलग अलग कमीशन आपने पढ़े थे। एक आपने माध्यमिक शिक्षा आयोग पढ़ा, फिर आपने क्या है भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको एक कोठारी आयोग बोलते थे, मुदालियर आयोग बोलते थे। ठीक है। पहले आया था आपका कोठारी आयोग, फिर आया था आपका मुदालियर आयोग। ठीक है।
तो इन्होंने क्या है कि साइंस जो सब्जेक्ट था उसको 2-3 शताब्दियों तक क्या है, इसमें क्या है, क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से होकर गुजरा, यानी कि नई नई चीजें इसमें ऐड हुई है। अलग अलग जो लोगों ने क्या है इसके ऊपर स्टडी करने के बाद अलग अलग चीजों को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो सबसे पहले बात आती है आजादी के बाद, जब आपका क्या था, माध्यमिक शिक्षा आयोग आपका आया, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसमें उन्होंने बताया कि हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए साइंस को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसमें साइंस को पढ़ाने के लिए बताया कि हमें सैद्धांतिक प्रिंसिपल इसके अंदर ज़्यादा लगाने चाहिए, डालने चाहिए। जैसे आपके अलग अलग लॉ आप इसमें पढ़ते हो, जैसे एक हेरिडिटी लॉ पढ़ते हो आप इसमें, एक आप एक्स वाई की थ्योरी इसमें पढ़ रहे हो, आप मेंडले का सिद्धांत आप इसमें पढ़ रहे हो, ग्रेविटी का आप में, तो इसमें हमें प्रिंसिपल्स को इसके अंदर शामिल करना चाहिए। दूसरी बात, हमें क्या है, पुरानी बातों से नहीं भर के, अनावश्यक बातों को भर के बोझिल नहीं करना है, हमें जस्ट जो चीज़ें चाहिए वही चीज़ें इसके अंदर हमें ऐड करनी चाहिए, ठीक है। और जो भी है हमारा किशोरावस्था की, यानी कि पाठ्यक्रम में किशोरावस्था की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप नहीं है, यानी कि हमें ये चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो सिलेबस बना रहे हैं वो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं और आपने अनाप शनाप कुछ भी उसमें भर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद कुछ सुझाव शिक्षा आयोग ने दिए आपके कि हमें प्राथमिक माध्यमिक पाठशालाओं में ये चीज़ें यहाँ पर करवानी चाहिए। बच्चे को क्या है, इन्वेस्टिगेशन का भी उसमें ध्यान रखना चाहिए, लेबोरेटरी को भी हमें इसमें बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क भी बच्चों से कराया जाना चाहिए, यानी कि जो भी आए, जैसे अब आप 6 बच्चे हो, 6 मुझे अलग अलग क्या अपना सजेशन दोगे कि नहीं मैम आप ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। तो ऐसे ही लोगों ने भी अपना क्या सजेशन दिया। उसके बाद है आपका भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तुत विज्ञान। अब क्या था, जो हमारा क्या क्या चीजें एक्चुअल में हमें ऐड करनी है साइंस के अंदर, वो चीजें इन्होंने बताई। प्राइमरी लेवल पर हमें क्या क्या पढ़ाना है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमें क्या है, प्राइमरी लेवल पर हमें बच्चे को पढ़ाना है हमारे आसपास के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, नेबर्स के बारे में, ठीक है। और क्या है, हवा पानी, बच्चे हवा से सांस लेते हैं, टेम्परेचर के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है, रोमन काउंटिंग, ये सारी चीज़ें बच्चे को हमें सिखानी है प्राइमरी लेवल पे। उसके बाद आ जाते हैं हम मिडिल लेवल पे, ठीक है। मिडिल लेवल पे हमने बच्चे को क्या पढ़ा दिया, फिर उसके अंदर फिजिक्स आ गई आपकी, रसायन शास्त्र, ज्योग्राफी आ गई, बायोलॉजिकल आ गई आपकी, क्या है, भू विज्ञान, ये सारी चीज़ें आ गई। और जब आप हायर लेवल पर पहुंच जाते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपकी बायोलॉजी और भू विज्ञान जो भी है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। यानी कि अलग अलग लेवल पर आप साइंस में क्या क्या पढ़ाते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या था, एक बताया है इन्होंने, विद्यालय में पाठ्यक्रम का स्तर विभिन्न विश्वविद्यालयों, और क्या है आगे जाके तो जब आप हायर एजुकेशन में चले जाते हैं फिर तो क्या है, इनके डिपार्टमेंट ही अलग हो जाते हैं। केमिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट हो गया आपका, फिजिक्स का अलग हो गया, जूलॉजी का अलग हो गया, बायोलॉजी का अलग हो गया, ठीक है। फिर आप रिसर्च एरिया में भी इनका स्पेसिफिक रिसर्च हो जाती है। फिर यहाँ पर बताया गया कि एनसीईआरटी ने क्या क्या बताया कि क्या क्या हमें कैरिकुलम में ऐड करना चाहिए। 6 यूनिट में डिवाइड कर रखा है एनसीईआरटी ने। पहली यूनिट है आपकी वायु, पानी और मौसम को लेकर। दूसरी यूनिट है जिसमें आप सॉलिड जितने भी मिनरल्स है या पत्थर है उनके बारे में पढ़ोगे। तीसरी यूनिट में मानव शरीर और आपकी जो स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन है उसके बारे में बताया गया है। चौथी यूनिट में आपने प्राथमिक सहायता, फर्स्ट एड वगैरह के बारे में बताया गया है। फिफ्थ यूनिट आपकी होम और आपके क्लोथ से रिलेटेड है, ठीक है। और सिक्स यूनिट में आपकी पावर और वर्क से रिलेटेड है। ये एनसीईआरटी ने सिलेबस बताया गया है। और ये जब आप जैसे अभी ट्रेनिंग पे जाओगे तो बच्चों की जो ईवीएस की बुक देखोगे ना, तो उसमें यूनिट वाइज ऐसे ही सिलेबस बताया गया है, ठीक है। क्लियर है साइंस का सिलेबस? यस मैम, ऑल क्लियर। उसके बाद बात आती है आपकी एसएसटी के ऊपर कि एसएसटी को बनाते समय हमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या कैरिकुलम आप यहाँ पे फॉलो करोगे एसएसटी के लिए। एसएसटी के बीच में इन्होंने क्या है, साइंस का भी क्वेश्चन आपको बता दिया। देखो भाई, अब जो साइंस के क्वेश्चन है ना कि साइंस से आप क्या समझते हो, ये आपको खुद करना है अब, ठीक है। मोटा मोटा मैंने बता दिया है कि साइंस में ये सब्जेक्ट, आप दोबारा से यही बात इन्होंने बताई है।
तो पेज नंबर 8 वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। अब आ जाते हैं एसएसटी वाला कि एसएसटी जब आप सामाजिक विज्ञान के कैरिकुलम को आप तैयार करते हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको समय याद रखना है, कौन सी क्लास के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्या टाइम है, क्या स्थान है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, बच्चे की मेंटली उसके फिजिकल एबिलिटीज को भी ध्यान में रखना है। ये खाली एसएसटी की बात नहीं है, अगर आप साइंस भी कर रहे हो तो भी आपको ये सारी चीजें, या मैथ कर रहे हो तो भी ये सारी चीजें, कोई सा भी सब्जेक्ट है आप अगर उसका कैरिकुलम सेट कर रहे हो तो ये कॉमन सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप कौन सी क्लास के लिए सेट कर रहे हो? हाँ बताइए बेटे। मैम मतलब टाइम और स्थान वगैरह का इसका क्या मतलब, ये क्यों ध्यान में रखना पड़ता है? इसमें ये है बेटा, एक तो इसमें पाठ्यक्रम का संगठन करते समय कक्षा, समय, स्थान का ध्यान रखना चाहिए। कक्षा, मान लीजिए फर्स्ट क्लास का सिलेबस बना रहे हो, ठीक है। टाइम पीरियड, बच्चों की एज लेवल क्या है यहाँ पे, ठीक है। और स्थान किस स्पेसिफिक, आप दिल्ली में पढ़ा रहे हो तो वहाँ की बुक एससीईआरटी डिजाइन करती है। अगर आप हरियाणा में बुक बना रहे हो तो आपकी यहाँ पर यहाँ की एससीईआरटी, हरियाणा की जो एससीईआरटी है वो वाली, तो स्थान का महत्व होता है। यानी कि आप जो अलग अलग जो स्टेट बोर्ड होता है ना, वो उसके अकॉर्डिंग अपने मटेरियल को डालता है। क्लियर है प्रीति, या कंफ्यूजन है? यस मैम। यस मैम। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप ये बना रहे हो कैरिकुलम, तो बच्चे का मेंटली लेवल क्या है, यहाँ पर फिजिकल एबिलिटी क्या है। फर्स्ट क्लास का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, कितना पढ़ लेगा, तो आपको उसको ध्यान में रखना है कि बच्चे का अभी जो मेंटली वो डेवलप हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, तो उसी से रिलेटेड छोटी छोटी बातें आप इसमें डाल रहे हो। उसके बाद आप क्या देख रहे हो इसमें, एक बार पढ़ते प्रीति, फिर मैं छोटा छोटा एक्सप्लेन कर दूंगी। पाठ्यक्रम का संगठन करते समय कक्षा, समय, स्थान का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम सामग्री के संगठन के समय बालकों की मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्री के संगठन में सामाजिक अध्ययन से संबंधित विभिन्न विषयों, सामाजिक अध्ययन से प्राप्त होने वाले ज्ञान तथा उससे विकसित होने वाली योग्यताओं एवं दृष्टिकोणों में पर्याप्त संतुलन होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन एक ऐसा एकीकृत विषय है जिसमें विभिन्न विषयों की सामग्री सम्मिलित होती है, अतः इसके एकीकृत रूप को सुरक्षित रखने के लिए पाठ्यक्रम सामग्री का गठन करते समय विभिन्न विषयों के साथ इसके व्यवहारिक संबंध की ओर ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम का संगठन इस प्रकार होना चाहिए जिससे प्राप्त ज्ञान को कम काम में लाने का अवसर मिल सके। पुस्तकीय ज्ञान के साथ क्रियाओं का समावेश होना अति आवश्यक है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे अध्यापक को पढ़ाने में सुविधा हो और विद्यार्थियों को भी समझने में सुविधा हो और शिक्षण सफलतापूर्वक चल सके। पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री का संगठन स्थानीय साधनों तथा विद्यालय में प्राप्त व्यवस्थित साधनों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए जिससे कि वांछित उद्देश्य की प्राप्ति भलीभांति हो सके। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए क्योंकि हर विषय में क्रिया का समावेश होता है। यदि पाठ्यक्रम का निर्माण विद्यार्थियों की रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमता के आधार पर किया गया है तो वह विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। पाठ्यक्रम के संगठन के अंतर्गत स्कूल के अंदर तथा बाहर की जाने वाली क्रियाओं में सहसंबंध होना चाहिए। विभिन्न विषय एक दूसरे से, एक विषय की पाठ्य सामग्री आपस में सहसंबंधित होनी चाहिए। पाठ्य सामग्री संगठन में अति महत्वपूर्ण है कि विभिन्न विषयों जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं उनमें पर्याप्त संतुलन होना चाहिए। क्या क्या समझ में आया बेटा, क्या क्या होना चाहिए आपका जब आप कैरिकुलम सेट करते हो? एक तो बता दिया बच्चे का क्या है, मेंटली और फिजिकल एबिलिटीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा, आप जो भी सिखा रहे हो उसमें आपको एक्टिविटीज को भी शामिल करना है। ऐसा होना चाहिए जो टीचर भी क्या उसको इजीली बच्चों को अंडरस्टैंड करवा पाए। और क्या क्या बताया गया है, बस सब्जेक्ट ऐसा बना जिसको हम इंटीग्रेटेड करके भी पढ़ सके। इंटीग्रेटेड का मतलब आपस में जोड़कर का मतलब हो गया जैसे हिंदी इंग्लिश को हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे संज्ञा पढ़ी तो वहाँ पे हम नाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड करके पढ़ सके, यानी कि आज की चीजें, यानी कि फर्स्ट क्लास में जो पढ़ा है वो क्या है सेकेंड क्लास के लिए बेस माना जाएगा, यानी कि इसी से अब क्या है ऊपर लेवल की चीजें हम देने लगेंगे, तो इंटीग्रेटेड करके वो हमें ईजी रहेगा। उसके बाद और क्या क्या बताई गई है आपकी, स्थानीय साधनों और विद्यालय में पर्याप्त जो फैक्टर्स उनको भी ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए।
ठीक है। और जो भी पाठ्यक्रम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि टाइम के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज कर सके। स्कूल के इंटरनल और एक्सटर्नल सभी क्रियाओं को इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। और जो पाठ्यक्रम है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसमें क्या है, इसके अंदर आप पर्याप्त संतुलन होना चाहिए, बैलेंस करके हमें रखना चाहिए, ठीक है। क्लियर है भाई? मैम बोलो बेटे। मैम हमने कैरिकुलम में 6 यूनिट कवर करी थी, तो मैम मैं ये भूल गई, वो 6 यूनिट आपने किस चीज की बताई थी? 6th यूनिट बेटा, एक मिनट, उसमें थी वर्क और पावर। मैम एनसीईआरटी को लेकर बताई थी अपने 6 यूनिट कैरिकुलम को। यही है बेटा, यही है, शक्ति और कार्य। ओके मैम। यानी कि आपका जो सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन 6 यूनिट्स को उन्होंने कभी किसी तरीके से डाल रखा है, कभी किसी तरीके से डाल रखा है आपकी बुक्स के अंदर। अब ये मैम इसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है ना, जैसे एसएसटी या ईवीएस? बेटा ईवीएस में ये टॉपिक ले लिए इन्होंने। मान लो आपका फर्स्ट क्लास में है, बच्चे को फर्स्ट क्लास में फर्स्ट यूनिट में से ये बता दिया वाटर क्या होता है, हवा क्या होती है, हम सांस लेते हैं, टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा बता दिया, फिर यही सेकंड क्लास में जाके थोड़ा सा अपर लेवल कर दिया, थर्ड में और अपर लेवल कर दिया, यानी कि फिफ्थ तक आते आते बच्चे को और अपर अपर करते जाएंगे, लेकिन बेस यही मान के चलेंगे। दूसरी यूनिट में क्या है, मिनरल्स और पत्थर के बारे में बता रखा है, ठीक है, कि कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कौन कौन से हमारे वो अलग अलग टाइप के स्टोन्स के बारे में उन्होंने वहाँ पे बता दिया। तीसरी यूनिट क्या है, हमारे हेल्थ से रिलेटेड है या हमारी बॉडी से रिलेटेड है, तो फर्स्ट क्लास में तो बच्चे को सिर्फ बॉडी पार्ट सिखा दिए, सेकंड में जाके बच्चे को इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के बारे में बता दिया, और ऊपर जाके थर्ड क्लास में जाके बच्चे को क्या डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा समझा दिया। मतलब यूनिट ये मान ली, और जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी उसका लेवल बढ़ा दिया। फोर्थ यूनिट क्या थी आपकी, प्राइमरी जो सुरक्षा सिक्योरिटी वाली भावना, तो सिक्योरिटी वाली भावना में सबसे पहले उन्होंने बताया अपनी फर्स्ट क्लास में फैमिली के बारे में। फर्स्ट क्लास में सिर्फ इतना ही सिखाया कि एक न्यूक्लियर फैमिली होती है और एक क्या होती है आपकी जॉइंट फैमिली होती है, और वो हमें सुरक्षा देती है। उसके बाद आप सेकेंड क्लास में जाके आप बताते हो कि परिवार के क्या क्या महत्व है, क्या क्या वो, मतलब और लेवल बढ़ता गया उसका। यूनिट इन्होंने यही ली है, ठीक है। होम, टाइप ऑफ शेल्टर्स होम के बारे में हम बच्चे को पढ़ाते हैं, टाइप ऑफ, फिर वस्त्रों के बारे में हम पढ़ा रहे हैं कि कॉटन के होते हैं। फर्स्ट क्लास में तो जस्ट यही पढ़ाते हैं, रेनी सीजन में हम ये कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े हम गर्मी में पहनते हैं, और सर्दी में वुलन के, बस इतना सा ही आता है। फिर आगे आगे बड़ी क्लासेस में जाके कपड़ा बनता कैसे ये प्रोसेस बता दी जाती है, एक सिंथेटिक होता है और एक आपका ये होता है कि नेचुरल फाइबर से बनता है, ये वाली चीजें सिखा दी। 6 यूनिट में क्या है, आपकी पावर और वर्क के बारे में बता दिया कि टाइप आपके, एक तो कम्युनिटी हेल्पर कौन कौन होते हैं, डॉक्टर हो गया, फर्स्ट क्लास में इतना ही है, बस कम्युनिटी हेल्पर की बात आ गई कि आपका डॉक्टर हो गया, फिर आपका ये टीचर हो गया आपके, मतलब अलग अलग, पुलिस हो गई, ठीक है, आर्मी हो गई, पायलट, ये क्या आपके कम्युनिटी हेल्पर, अलग अलग प्रकार के टाइप के वर्क के बारे में बता दिया ये। फिर आगे जाके इनको डिफाइन कर दिया और बड़ी क्लासेस में और लेवल बढ़ा दिया इनका, ठीक है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी ने आपको ये 6 यूनिट्स को बेस बनाकर बस उसका डिफिकल्टी लेवल चेंज किया है। यस मैम, मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और टॉपिक क्लियर।